Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about water technology. First of all, we will discuss about some objective type questions about water. तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है या पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप एक चीज़ है वो है कि 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अर्थ का कितने परसेंट पोर्शन जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है, तो वो 70% है. उसके बाद अगर हम बात करें कि ओशंस में कितना वाटर प्रेजेंट है, तो वो 97% वाटर है. ठीक है, 97% वाटर जो है वो ओशंस में प्रेजेंट है, और जो कि इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है कि हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, वो यूजेबल नहीं होता. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बाकी वाटर कितना है, तो पोलर आइस कैप्स जो होती हैं वो 2% वाटर, यानी 2% वाटर जो है वो पोलर आइस कैप्स के अंदर होता है, और ये वाला वाटर भी यूजेबल नहीं होता. ठीक है, तो ना ही हम ओशंस का वाटर यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम पोलर आइस कैप्स का वाटर यूज़ कर सकते हैं. तो टोटल वाटर जो अनयूजेबल है, यानी कि जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हो गया 99%. यानी कि 70% अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, और उसमें से हम 99% वाटर यूज़ नहीं कर सकते. तो यूजेबल वाटर कितना है? ओनली 1%. और ये 1% कहाँ पर प्रेजेंट होता है? या तो ये सरफेस वाटर है, लाइक रिवर्स और लेक्स वगैरह में प्रेजेंट है, या फिर ये ग्राउंड वाटर है, लाइक वेल हो गया, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जो हम लोग मोटर से अ, बाहर मतलब निकाल कर यूज़ करते हैं वाटर. तो ये अंडरग्राउंड वाटर हम उसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सोर्सेस ऑफ वाटर कौन कौन से हैं. तो सोर्सेस ऑफ वाटर दो टाइप्स के हैं, जिसमें स्टेशनरी भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर वाटर जो है वो स्टेशनरी है, यानी कि मूव नहीं करता, इस तरह से प्रेजेंट है. या फिर कुछ फ्लोइंग टाइप है, यानी कि जैसे स्ट्रीम्स हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग्स हो गए जो फ्लो कर रहे होते हैं. और स्टेशनरी की अगर हम बात करें, तो जैसे वेल में हमने पढ़ा, तो वेल्स में स्टेशनरी होते हैं वाटर. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है वाटर इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी. और मेन सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, हमारे मेन सोर्स कौन से हैं? तो पहला है सरफेस वाटर. ठीक है, सरफेस वाटर में इंक्लूड होता है रिवर वाटर या फिर लेक वाटर. और दूसरा जो है वो है सी वाटर. सी वाटर जो है वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्प्योर वाटर होता है. उसके बाद आता है अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर में हम शैलो और डीप स्प्रिंग्स के बारे में बात करते हैं, फिर वेल यानी कुओं के बारे में हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो पानी प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो ये होगी कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में डिफरेंस क्या होता है. तो जो सरफेस वाटर होता है उसमें क्या होता है, इट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स, यानी सरफेस वाटर है ना, तो सॉल्ट्स भी डिजॉल्व होते हैं और डिजॉल्व गैसेस, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए इसके अंदर डिजॉल्व गैसेस भी होती हैं. जबकि अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर में सिर्फ और सिर्फ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है वाटर, तो इसमें सॉल्ट्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा इसमें गैसेस बहुत कम मिकदार में होती हैं, आप कह सकते हो कि ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर से या इसका एयर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, इसलिए इसमें ज़्यादातर गैसेस डिजॉल्व नहीं होती. और सरफेस वाटर में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, लाइक डस्ट वगैरह हो गई और इस तरह की सॉल्ट्स हो गए. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सरफेस वाटर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं, गैसेस भी होती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. जबकि अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और ये मोस्टली क्लियर होता है. ठीक है, इसके अंदर आ जाता है रिवर वाटर और लेक वाटर. जबकि अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो उसमें आता है शेलो एंड डीप स्प्रिंग्स एंड वेल्स. ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास एक और चीज़ है कि अगर वाटर इम्प्योर होगा तो इसमें क्या हो सकता है, यानी वाटर में इम्प्योरिटीज़ किस किस फॉर्म की हो सकती हैं. तो हम कहेंगे कि वाटर में कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन सॉलेबल और डिस्पर्स और सस्पेंडेड फॉर्म, यानी या तो इसमें सॉलेबल हो सकती हैं, या फिर डिस्पर्स यानी डिस्पर्स हुई भी हो सकती है, या फिर सस्पेंडेड यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ सस्पेंड हो चुकी हो सकती हैं. तो हमने कहा ये तीन टाइप्स में इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, किस किस टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है. तो फिजिकल इम्प्योरिटी होती है, लाइक क्ले हो गई, सैंड मिट्टी वगैरह हो गई, या वेजिटेबल या एनिमल मैटर हो गया, वो प्रेजेंट हो सकता है, तो हम कहेंगे ये फिजिकल इम्प्योरिटी है. इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इम्प्योरिटी की, तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे डिजॉल्व गैसेज या डिजॉल्व सॉल्ट्स. जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे या गैसेस प्रेजेंट होंगे, हम कहेंगे ये केमिकल इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो सॉल्ट्स में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस, क्लोराइड और सल्फाइड के आयंस, ये सब है सॉल्ट्स. उसके बाद अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये सब डिजोल्व गैसेस में आ जाती हैं. और इनका नुकसान क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. फिर है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी. बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी क्या होती है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई प्रेजेंट होगा, तो आप कहेंगे कि ये बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो ये था हमारे पास कि वाटर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हार्डनेस होती क्या है. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हार्डनेस क्या होती है. तो एक पानी की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको लेदर ना बनाने दे. ठीक है,
तो द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम लैदरिंग इज नोन एज हार्डनेस। और अगर हम बात करें हार्ड वाटर की और सॉफ्ट वाटर की, तो ऐसा वाटर जो लेदर नहीं बनाता सोप सॉल्यूशन के साथ, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। और ऐसा वाटर जो सोप के साथ अच्छी लेदर बनाता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप सोल्यूशन बट प्रोड्यूसेस वाइट प्रेसिपिटेट्स इज नोन एज हार्ड वाटर, वेयर एज द वाटर विच प्रोड्यूसेस लेदर रेडिली विद सोप सोल्यूशन आर कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। अब हम बात करते हैं कि हार्डनेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, फर्स्ट इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड द सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? ऐसी हार्डनेस जो जिसे हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्डनेस क्रिएट करे होती है, या फिर हम अल्कलाइन हार्डनेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें अल्कलाइंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हार्डनेस हो रही होती है। तो ऐसी हार्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जबकि अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड एंड सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, और इसमें क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करके, यानी कि बॉयल करके, वाटर को बॉयल करके इसको रिमूव कर लेते हैं। और किस तरह होता है कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, यानी कि कार्बोनेट्स हो गया, अल्कलाइन हो गया, ये बॉयलर में नीचे बैठ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पानी को फिल्टर कर लेते हैं, तो और उनमें से इम्प्योरिटीज़ को अलहदा कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर इसको रिमूव करने का क्या तरीका होता है कि हम लोग केमिकल या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स यूज़ करके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस में हम लोग किस तरह से वाटर में, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को वाटर में किस तरह से डिजोल्व करते हैं और फिर क्या उसका रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट है CaHCO3 ट्वाइस, इसका मतलब है कैल्शियम, इसका मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोगों ने बॉयल किया या हीट किया, हम कह सकते हैं बॉयल किया, तो उसमें क्या बना कि ये पूरा मॉलिक्यूल टूट गया और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लेकर कर लेते हैं, और साथ में बना वाटर का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अ, बाहर निकल जाती है, उसके बाद वाटर बच जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को हम फिल्टर करके निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, जब मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम हीट कराते हैं, तो MgOH2 बनाते हैं और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम निकाल देते हैं, और उसके बाद क्या बच जाता है, MgOH ट्वाइस। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट ऑफ हार्डनेस की, कि हार्डनेस का यूनिट क्या होता है, तो हार्डनेस का यूनिट होता है 1 ppm, मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 जो है, 1 स्टैंड फॉर 1 पार्ट ऑफ CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू हार्डनेस इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, आप लोग नीचे से देखेंगे कि 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक पार्ट जो है वो इक्वल है कि 10⁻⁶, यानी 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हमने कहा 1 पार्ट, तो हमने इसको लिया, 1 पार्ट को हमने लिया 1 mg, यानी 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू हार्डनेस इन 1 लीटर। क्योंकि हम शो करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर, तो प्रूव करें इसको। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू हार्डनेस इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगर हम इसको mg पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो 1 mg ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू हार्डनेस इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बताया कि 1 लीटर जो होता है वो इज इक्वल टू 1 kg होता है। 1 kg किलो में मतलब होता है 10⁻3, यहाँ हम 30 लगा देंगे तो मतलब 1000 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। और 1000 ग्राम्स को अगर हम फर्दर और मतलब मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ मिलीग्राम। तो आ गया 10⁻⁶ मिलीग्राम। तो हमने क्या कहा, हंस 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, हंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारे पास हार्डनेस का यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम CaCO3, यानी हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, हम इसके अंदर क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्डनेस को। तो इसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि ये CaCO3 जो है ना, ये मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट है जो प्रेजेंट होता है वाटर ट्रीटमेंट में। हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने CaCO3 को चेंज किया, CaCO3 बनाया। हमने CaCO3 क्यों बनाया, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, या वाटर ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग ये प्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए हम हार्डनेस को इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा क्या कि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें, तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट बनता है 100। और इस वजह से हम लोग, क्योंकि 100 एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ हो सकती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं
with respect to calcium carbonate. So this was all about hardness and characteristics of water. Next further we will discuss about the alkalinity. अल्कलाइन, आप लोगों ने पढ़ा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है, तो अल्कलाइनिटी का क्या मतलब है? अल्कलाइनिटी का मतलब है कि एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी कितनी है उसमें। अल्कलाइन हमें पता है कि जब जब भी हम लोग को एसिड को रिमूव करना होता है तो हम एसिड के साथ बेस डालते हैं ताकि वो बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को। तो अल्कलाइनिटी का क्या मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी वाटर की जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज अल्कलिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि उस पर कुछ चीज़ें हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिनको हम अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह सकते हैं। उनमें क्या है? OH नेगेटिव, यानी कि अगर हम NaOH डाल दें तो OH नेगेटिव हमने कहा, और कार्बोनेट्स कहा और बाइकार्बोनेट्स कहा ऑफ अल्कली और अल्कनाइल अर्थ मेटल्स। तो कार्बोनेट्स में क्या हो जाएगा? Na2CO3, ठीक है, या MgHCO3 ट्वाइस। तो ये चीज़ें तो हो गई मैग्नीशियम और सोडियम, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो इसको हमने कहा अल्कलाइनिटी, इसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉयलर फीड वाटर क्या होता है और हम लोग उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको आने वाली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। होप्स आपको ये इतना टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।